नमस्कार साथियों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन ने पिछली कक्षा में शब्द जो प्रकरण था उस शब्द प्रकरण को प्रारंभ कर दिया था और शब्द प्रकरण में अपन शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे और शब्द के प्रकार अपन ने 4 प्रकार से किए थे। पहला किया था अपन ने व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा रूप परिवर्तन के आधार पर। उसमें एक प्रकार हो चुका था उत्पत्ति के आधार पर और उसमें अपन ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द। दूसरा जो प्रकार आता है, आज जो दूसरा प्रकार लेंगे वो दूसरा प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। देखो मित्रों, व्युत्पत्ति का जो अर्थ है मैंने पहले ही बताया था, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है बनावट, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है संरचना। तो ये जरूरी नहीं है कि व्युत्पत्ति के आधार पर ही कहेंगे इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार, बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार। और इस आधार पे जो शब्द के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो आता है वो है रूढ़ शब्द, दूसरा जो है वो है यौगिक शब्द, तीसरा जो है वो है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। मित्रों, पहले आपको यह आना चाहिए कि जो शब्द की रचना है या जो शब्द की बनावट है वो कितने आधार पर होती है। अगर आपको यह आता है कि शब्द की बनावट या शब्द की जो रचना है वो इतने आधार पर होती है और इस प्रकार से होती है, तो ये तीनों बिंदु आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ बताने से पहले शब्द की रचना किस प्रकार से होती है, शब्दों की बनावट किस प्रकार से होती है, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसके संदर्भ में बताऊंगा। और ध्यान रखना, शब्द की जो रचना है, शब्द की जो रचना है वो 4 प्रकार से होती है। ध्यान रखना मित्रों, 4 प्रकार से होती है। पहला देखो, पहला संधि से शब्द की रचना होती है, दूसरा समास से शब्द की रचना होती है, तीसरा उपसर्ग से शब्द की रचना होती है, चौथा प्रत्यय से शब्द की रचना होती है। इन 4 प्रकार से शब्द की रचना होती है। संधि होती है, संधि में 2 पद होते हैं, 2 पद आपस में मिलते हैं, वहां वर्णों का मेल होता है, 2 पदों के वर्णों का मेल होता है और 2 पद आपस में मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। यही समास में होता है, समास में भी 2 पदों का योग होता है, उपसर्ग में भी 2 पदों का, एक उपसर्ग होता है, एक मूल शब्द होता है, प्रत्यय में भी 2 पदों का होता है, एक मूल शब्द होता है और एक प्रत्यय होता है। तो कहने का मतलब संधि से शब्द की रचना हो रही है, समास से शब्द की रचना हो रही है, उपसर्ग से शब्द की रचना हो रही है और प्रत्यय से शब्द की रचना हो रही है। इन 4 आधार पर शब्द की रचना होती है। अब इसको देखें, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। देखो ये जो लिखा हुआ है रूढ़ शब्द, एक है यौगिक शब्द और एक है योगरूढ़ शब्द। ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ये एक बार अपन बाद में देखेंगे। एग्जाम में अपना प्रश्न आए और अपना प्रश्न सही किस प्रकार से हो वो देखते हैं अपन, कि अपने सामने 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 4 ऑप्शनों को देखते ही अपन पहचान जाए कि ये तो रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द है और ये योगरूढ़ शब्द है। अपन को तो अपना प्रश्न सही होना चाहिए। इनकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से बनते हैं, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपन ये देखते हैं कि प्रश्न आया और प्रश्न देखते ही अपना प्रश्न किस प्रकार से सही हो गया। तो देखें, हमेशा ध्यान रखना, समस्त संधि के उदाहरण, समस्त समास के उदाहरण, समस्त उपसर्ग के उदाहरण और समस्त प्रत्यय के उदाहरण, चारों के उदाहरण यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। चाहे कोई भी उदाहरण आ जाए आपके सामने,
कोई संधि का उदाहरण आ रहा है, यौगिक शब्द होगा, वह न तो रूढ़ शब्द होगा और न ही योग रूढ़ शब्द होगा, चाहे वो समास का उदाहरण हो। अब ये जो समास का उदाहरण है, इसमें ध्यान रखना बहुब्री समास को छोड़कर, बहुब्री समास को छोड़कर, बहुब्री समास को छोड़कर, यानी बहुब्री समास के उदाहरण जो होते हैं वो यौगिक नहीं होते हैं। इसके अलावा जो 5 बच गए वो 5 किस में आएंगे? समास यौगिक शब्द में आएंगे। चाहे कोई उपसर्ग का उदाहरण आ जाए, चाहे कोई प्रत्यय का उदाहरण आ जाए, हमेशा आपको यौगिक शब्द करना है, कभी भी रूढ़ योग रूढ़ नहीं करना है। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से यौगिक शब्द है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए होंगे और आपको यह देखना है कि कौन से शब्द में संधि है, कौन से में समास है, कौन से में उपसर्ग है, कौन से में प्रत्यय है। अगर ये चारों आपने देख लिए तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा कि निम्न में से यौगिक शब्द है, प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है। और देखो ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन है जलज, दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है लंबोदर, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है बादल और चौथा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है आपका पाठशाला। 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से यौगिक शब्द है। अभी मैं इनकी परिभाषा, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनके ऊपर नहीं है, पूरा विस्तार से भी समझाऊंगा। लेकिन पहले ये देखो कि आपका प्रश्न किस प्रकार से सही हो। आपको परिभाषा नहीं आती है, आपको ये बातें ध्यान है कि सभी संधि के उदाहरण यौगिक होते हैं, समास के उदाहरण बहुब्री समास को छोड़कर यौगिक होते हैं, समस्त उपसर्ग के उदाहरण यौगिक होते हैं, समस्त प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं। अगर ये बातें आपको ध्यान है तो आपका प्रश्न यौगिक शब्द से संबंधित कभी भी गलत नहीं होगा। तो परिभाषा क्या कहती है ये भी देखेंगे, लेकिन अपना जो मुख्य उद्देश्य है, अपना मुख्य उद्देश्य है अपना प्रश्न सही होना चाहिए। अब यहां देखो प्रश्न में क्या पूछा है? निम्न में से यौगिक शब्द है, यौगिक पूछ रहा है ना। और मैंने यौगिक में क्या बताया कि संधि के उदाहरण आएंगे, समास के उदाहरण आएंगे। समास के कौन से समास के उदाहरण नहीं आएंगे? बहुब्री समास के उदाहरण नहीं आएंगे, उपसर्ग के उदाहरण आएंगे और प्रत्यय के उदाहरण आएंगे। एक केवल बहुब्री समास के उदाहरण यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी समासों के उदाहरण किस में आते हैं? यौगिक में आते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन जलज, बोलो बहुब्री समास है या नहीं है? इसका मतलब यौगिक शब्द नहीं है ना। फिर देखो दूसरा लंबोदर, बोलो बहुब्री समास है या नहीं है? इसका मतलब यह भी यौगिक नहीं है। तीसरा देखो बादल और चौथा है पाठशाला। पाठशाला है जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस शाला। अब इसमें समास है पाठ की शाला, लेकिन बादल जो शब्द लिखा हुआ है, इस बादल शब्द में न तो कोई संधि है, पढ़ी है आपने बादल शब्द में कोई संधि? आपने पढ़ी है कि बादल शब्द में कोई समास हो? आपने पढ़ा है बादल शब्द में कोई उपसर्ग हो, कोई प्रत्यय हो? इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? क्या पूछ रहा था? यौगिक पूछ रहा था। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? पाठशाला होगा, क्योंकि पाठशाला एक समास का उदाहरण है। तो पहला तो हो गया बहुब्री समास, इसमें भी बहुब्री के उदाहरण यौगिक में नहीं आते हैं। बादल ये न तो संधि का उदाहरण है, न समास का है, न उपसर्ग का है, न प्रत्यय का है, जबकि पाठशाला एक समास का उदाहरण है, बहुब्री का नहीं है। इसलिए इसको ही किस में रखेंगे? यौगिक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। तो ध्यान रखना मित्रों, समस्त संधि के उदाहरण किस में आएंगे? यौगिक में। चाहे कोई सी भी संधि का उदाहरण आ जाए, चाहे स्वर संधि का उदाहरण आ जाए, चाहे व्यंजन संधि का उदाहरण आ जाए, चाहे विसर्ग संधि का उदाहरण आ जाए, समस्त समास के उदाहरण केवल बहुब्री समास को छोड़कर, चाहे अव्ययभाव समास आ जाए, चाहे तत्पुरुष आ जाए, चाहे कर्मधारी आ जाए, चाहे द्विगु आ जाए, चाहे द्वंद्व आ जाए, पांचों के पांचों उदाहरण किस में आएंगे? यौगिक में आएंगे। और उपसर्ग के उदाहरण, समस्त उपसर्ग के उदाहरण, कोई भी एक भी उपसर्ग ऐसा नहीं है जो यौगिक में नहीं रखा जाएगा। समस्त उपसर्ग के उदाहरण किस में रखे जाएंगे? यौगिक में रखे जाएंगे। और समस्त प्रत्यय के उदाहरण भी किस में रखे जाएंगे? यौगिक में रखे जाएंगे। अब बात आती है, देखो बहुब्री समास के उदाहरण किस में आएंगे? बहुब्री समास के उदाहरण
बहुब्री समास के उदाहरण हमेशा ध्यान रखना योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ के अंदर कौन से उदाहरण आएंगे? बहुब्री समास के उदाहरण, बहुब्री समास के उदाहरण। एक और एक मात्र बहुब्री समास के ऐसे उदाहरण हैं जो कि योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, बाकी कोई उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्लियर हो गया, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको देखना है। अगर आपसे जैसे पूछ रहा है मान लीजिए निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, चारों ऑप्शनों में से आपको यह देखना है कि किस ऑप्शन में बहुब्री समास है, और जिस ऑप्शन में बहुब्री समास होगा वही उत्तर क्या होगा? योग रूढ़ होगा, बाकी योग रूढ़ नहीं होंगे। तो योग रूढ़ में कौन से समास के उदाहरण आते हैं? योग रूढ़ में बहुब्री समास के उदाहरण आते हैं, बाकी अन्य कोई उदाहरण नहीं आता है। अब एक बच गया रूढ़ शब्द। कौन सा बच गया? रूढ़ शब्द। संधि के अलावा जितने उदाहरण बच गए, समास के अलावा जितने उदाहरण बच गए, उपसर्ग के अलावा जितने उदाहरण बच गए, प्रत्यय के अलावा जितने उदाहरण बच गए, वो सारे किस में रखे जाएंगे? रूढ़ शब्द में रखे जाएंगे। जैसे देखो आपके सामने और प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। देखो अपन पढ़ रहे हैं शब्द का प्रकार किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और इसको अपने 3 भागों में बांट लिया। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। 3 भागों में बांट लिया। अब देखो मैंने आपके सामने प्रश्न लिख रहा हूं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द है, निम्न में से रूढ़ शब्द है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से रूढ़ शब्द है। ऑप्शन होंगे आपके सामने। देखो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है सज्जन, तीसरा ऑप्शन है मुरारी, और चौथा जो ऑप्शन है वह है पानी। ध्यान से देखना मित्रों, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से रूढ़ शब्द है। रूढ़ पूछ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था? रूढ़ में न तो संधि का उदाहरण आएगा, न समास का उदाहरण आएगा, न उपसर्ग का उदाहरण आएगा, और न ही प्रत्यय का उदाहरण आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसमें संधि हो, जिसमें समास हो, जिसमें उपसर्ग हो, जिसमें प्रत्यय हो, उसको रहने देना। जिसमें ये नहीं हो वही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्या पूछ रहा है? रूढ़ पूछ रहा है। रूढ़ शब्दों में न तो संधि के उदाहरण शामिल होते हैं, न समास के उदाहरण शामिल होते हैं, न ही उपसर्ग के उदाहरण शामिल होते हैं, और न ही प्रत्यय के उदाहरण शामिल होते हैं। तो बोलो विद्यालय शब्द में संधि है या नहीं है? है ना संधि। और संधि के उदाहरण किस में रखे जाते हैं? संधि के उदाहरण यौगिक में रखे जाते हैं। सज्जन में बोलो संधि है या नहीं है? तो संधि के उदाहरण किस में आते हैं? यौगिक में आते हैं। मुरारी बोलो बहुब्री समास है या नहीं है? तीसरा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? इसका मतलब बहुब्री समास के उदाहरण किस में आते हैं? अरे योग रूढ़ में आते हैं। दोबारा देखें, पूछ रहा है निम्न में से रूढ़ शब्द है। क्या पूछ रहा है? रूढ़ शब्द पूछ रहा है। इसका मतलब संधि का उदाहरण नहीं होना चाहिए, समास का भी नहीं होना चाहिए, उपसर्ग का भी नहीं होना चाहिए, प्रत्यय का भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय में संधि है विद्या प्लस आलय, सज्जन में संधि है सत्य प्लस जन, मुरारी में बहुब्री समास है, और बहुब्री के उदाहरण किस में आते हैं? योग रूढ़ में आते हैं। अब बच गया देखो पानी। पानी में कोई संधि है क्या? नहीं। कोई समास है? नहीं। कोई उपसर्ग है इसमें? नहीं। कोई प्रत्यय है इसमें? नहीं। तो ऐसे उदाहरण जिसमें न तो कोई संधि हो, न कोई समास हो, न कोई उपसर्ग हो, और न ही कोई प्रत्यय हो, वो उदाहरण किस में रखे जाते हैं? रूढ़ में रखे जाते हैं। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? रूढ़ शब्द ही पूछ रहा है। तो पानी शब्द में न तो कोई संधि है, न कोई समास है, न कोई उपसर्ग है, न ही कोई प्रत्यय है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पानी हो गया। तो मित्रों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। सीधा तरीका मैंने आपको जो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनका उत्तर निकालना बता दिया है। बस आपको इतना याद रखना है कि संधि के उदाहरण
यौगिक में। समास के उदाहरण यौगिक में, किसको छोड़कर? बहुब्री को छोड़कर। उपसर्ग के उदाहरण यौगिक में, प्रत्यय के उदाहरण यौगिक में, बहुब्री समास के योग रूढ़ में। इनके अलावा जो बच गया वो किस में रखा जाएगा? योग रूढ़ में रखा जाएगा। अब अपन इनका डिटेल या इनको परिभाषा के आधार पर पढ़ते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखो पहला दिया हुआ है रूढ़ शब्द। क्या दिया हुआ है? रूढ़ शब्द दिया हुआ है। देखो ये जो शब्द होते हैं, आपके सामने शब्द दिया हुआ होगा और शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। ऐसे शब्द जिनको अपन टुकड़ों में विभाजित करें, जिसको अपन ये कहें कि उसका संधि विच्छेद करें या समास विग्रह करें, उपसर्ग को अलग करें, प्रत्यय को अलग करें और अलग करने पर दोनों सार्थक नहीं हो, ऐसे उदाहरण किस में रखे जाएंगे? रूढ़ में रखे जाएंगे। शब्द ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, यानी शब्द आपके सामने दिया हुआ होगा, उस शब्द के सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा घास, पहले तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि घास शब्द में न तो कोई संधि है, न कोई समास है, न कोई उपसर्ग है, न कोई प्रत्यय है। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। फिर भी देखो, यदि अपन इसके टुकड़े करना चाहें, एक तो हो गया घा, एक हो गया स, टुकड़े तो कर दिए अपन ने, लेकिन दोनों क्या नहीं हुए? सार्थक नहीं हुए। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब रूढ़ जो शब्द है वह शब्द केवल उसी के लिए प्रसिद्ध है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सकता। जैसे मैं इसको कहूं पेन, तो ये पेन नाम जो है वो इसी के लिए है। मैं कहूं जैसे बोर्ड, तो बोर्ड नाम केवल इसी के लिए है। इससे अपन न तो कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर सकते हैं और न ही इस शब्द के अपन कोई टुकड़े कर सकते हैं। तो ऐसे सभी उदाहरण किस में रखे जाते हैं? रूढ़ शब्द में रखे जाते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण लिया गाय, उदाहरण अपन ने लिया कमल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए गाय शब्द में कोई संधि होती है? नहीं होती। गाय शब्द में कोई समास है? नहीं है। गाय शब्द में कोई उपसर्ग है या कोई प्रत्यय है? कमल जो शब्द लिखा है इसमें संधि होती है क्या? कमल शब्द में संधि पढ़ी है आपने? नहीं। समास है इसमें कमल शब्द में कोई उपसर्ग, कोई प्रत्यय नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों शब्द कैसे हैं? रूढ़ शब्द हैं। अब अपन ने वो चार प्रकार से देखा, यहां सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। गाय के साथ टुकड़े करो, गा प्लस ये, बोलो सार्थक हुए क्या? नहीं हुए ना। और इसके भी टुकड़े करेंगे, कै प्लस मल, बोलो सार्थक हुए क्या? सार्थक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ही उदाहरण किस में शामिल होते हैं? रूढ़ शब्द के अंतर्गत शामिल होते हैं। ऐसे उदाहरण जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा, शब्द तो होगा वो, लेकिन उस शब्द के जब अपन टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पर सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। वो शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अर्थात ये जो रूढ़ शब्द हैं केवल उसी के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए वो नाम है उसी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में देखो दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द यहां क्या हो रहे? सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, तो यहां हो जाएगा सार्थक टुकड़े होंगे। सार्थक टुकड़े होंगे। अंतर को समझते चलना, यहां सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, यहां सार्थक टुकड़े होंगे। यानी जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द को यदि अपन टुकड़ों में विभाजित करेंगे और टुकड़ों में विभाजित करने के बाद में जो दो पद आएंगे, दोनों पद क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इसमें समस्त संधि के उदाहरण, चाहे कोई भी संधि का उदाहरण आ जाए, समस्त समास के उदाहरण किसको छोड़कर? बहुब्री समास को छोड़कर, बहुब्री समास को छोड़कर,
चाहे किसी भी समास का उदाहरण आ जाए, लेकिन वो बहुब्री का नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी उपसर्ग का उदाहरण आ जाए, चाहे किसी भी प्रत्यय का उदाहरण आ जाए, ये सभी किसमें शामिल होंगे? यौगिक में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे? यौगिक में शामिल होंगे। अब आप खुद जानते हैं, जिस पद में संधि होती है, और संधि की विशेषता होती है कि जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के बाद में जो दो पद आते हैं, दोनों पद सार्थक होते हैं। अगर दोनों सार्थक नहीं होंगे तो इसका मतलब संधि नहीं होगी। समास विग्रह जब अपन करते हैं तो अपन को पता है कि दोनों पद क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। उपसर्ग में प्रत्येक उपसर्ग का अपना कुछ अर्थ होता है, और उसमें जो मूल शब्द जोड़ा जाता है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। और यही प्रत्यय का भी अर्थ होता है, और जिस मूल शब्द में जोड़ा जा रहा है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे देखो संधि, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, जैसे मैंने लिखा सेवार्थ। क्या उदाहरण लिखा मैंने? सेवार्थ लिखा। अब आपको क्या करना है? अगर परिभाषा के आधार पे चल रहे हैं तो परिभाषा के आधार पे चल रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले जो मैंने बात बताई उस आधार पे चलेंगे तो क्या करेंगे, और परिभाषा के आधार पे चलेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो आपका होना चाहिए कि सेवार्थ शब्द में ये देखो कि संधि है क्या? जी संधि है। क्या संधि विच्छेद होता है? सेवा प्लस अर्थ। बोलो दीर्घ संधि है या नहीं है? है ना दीर्घ संधि। इसका मतलब संधि का उदाहरण है और किस में आएगा? यौगिक में आएगा। संधि का उदाहरण है और किस में आएगा? यौगिक में आएगा। अब इसकी परिभाषा की दृष्टि से देखो। किसकी दृष्टि से? परिभाषा की दृष्टि से देखो। सेवार्थ शब्द था, इसके अपन ने दो टुकड़े कर लिए। सेवार्थ शब्द था, इसके कितने टुकड़े कर लिए? दो टुकड़े कर लिए। एक बना सेवा और एक बना अर्थ। सेवा का भी अर्थ होता है और अर्थ का भी अर्थ होता है। अर्थ का यहां अर्थ लिया जाएगा के लिए, यानी सेवा के लिए। क्या अर्थ लिया जाएगा? सेवा के लिए। बोलो दोनों पदों का अपना कोई ना कोई अर्थ है या नहीं है? है ना अर्थ। तो इसका मतलब अपन ने सेवार्थ शब्द लिखा हुआ था, इसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद में दोनों पदों के क्या आ रहे हैं? सार्थक अर्थ आ रहे हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे और उदाहरण देखें, अपने सामने लिखा हुआ है, अपन देखें परमाणु लिखा हुआ है। परमाणु, तो पहली बात तो अपने दिमाग में आना चाहिए, परमाणु संधि है। परमाणु शब्द में क्या संधि विच्छेद होता है? परम प्लस अणु, दीर्घ संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया ना। संधि का उदाहरण है ना परमाणु, तो किसमें रखोगे? यौगिक में रखोगे। तो ये क्यों? क्योंकि समस्त संधि के उदाहरण किसमें आते हैं? यौगिक में आते हैं। फिर यदि अपन परिभाषा के आधार पे देखें तो परिभाषा के आधार पे मैंने लिखा क्या नहीं होने चाहिए? क्या होने चाहिए? सार्थक टुकड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सार्थक टुकड़े होने चाहिए। परम भी अपने आप में सार्थक है और अणु भी अपने आप में क्या है? सार्थक है। तो टुकड़े करने पर सार्थक टुकड़े हो गए, इसका मतलब परमाणु किस में रखा जाएगा? यौगिक में रखा जाएगा। और देखिए उदाहरण, जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है भारत रत्न। क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। आपके सामने लिखा हुआ है भारत रत्न, शब्द दिया हुआ है और आपको देखना है कि ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ शब्द है। तो दिमाग में आपके क्या बात आनी चाहिए कि ये संधि का उदाहरण है क्या? नहीं जी, भारत रत्न संधि का उदाहरण नहीं है। लेकिन फिर दूसरी दिमाग में आनी चाहिए आपके बात, क्या ये समास का उदाहरण है? जी समास का उदाहरण है, क्योंकि भारत रत्न का जो समास विग्रह होता है वो समास विग्रह होता है भारत का रत्न। क्या समास विग्रह होता है? भारत का रत्न। इसका मतलब इसमें समास है। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। और समास के उदाहरण किसमें रखे जाते हैं? यौगिक में रखे जाते हैं। फिर परिभाषा के आधार पर देखो, अपने सामने शब्द था भारत रत्न। शब्द क्या था? भारत रत्न शब्द था। अपन इसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा तो हुआ भारत और दूसरा टुकड़ा हुआ रत्न। दोनों का अपने आप में कोई ना कोई अर्थ है। भारत और रत्न दोनों अपने आप में क्या है? सार्थक शब्द है, इनका अर्थ निकल रहा है। शब्द भारत रत्न था, टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े कैसे हुए? सार्थक हुए हैं टुकड़े। तो जहां टुकड़े सार्थक होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा देखें मित्रों, योग रूढ़ शब्द।
तीसरा योग रूढ़ शब्द। देखो योग रूढ़, इसमें केवल आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं इसमें केवल बहुब्री समास के उदाहरण शामिल होते हैं, केवल और केवल बहुब्री समास, इसके अलावा अन्य कोई उदाहरण शामिल नहीं होता है। जैसे देखो योग रूढ़ है, ये लिखा हुआ है योग प्लस रूढ़, क्या लिखा हुआ है? योग प्लस रूढ़। यहां योग का अर्थ लिया गया है यौगिक और रूढ़ का अर्थ लिया गया रूढ़, ये वाला रूढ़। अर्थात जो शब्द आपके सामने होगा उस शब्द का निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान होगा, लेकिन वह उसका जो तीसरा अर्थ निकलेगा वो तीसरा अपने आप में क्या होगा? रूढ़ होगा। तो जिन शब्दों का निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान हो, निर्माण यौगिक शब्दों के समान किस प्रकार से कि शब्द आपके सामने दिया हुआ होगा, उसके यदि टुकड़े करेंगे तो सार्थक टुकड़े हो जाएंगे, और सार्थक टुकड़े किसके हो रहे थे? यौगिक के हो रहे थे। इसका मतलब निर्माण तो इनका किसके समान होता है? यौगिक शब्दों के समान। लेकिन जो अर्थ निकलता है वो अर्थ किसके समान निकलता है? रूढ़ शब्दों के समान निकलता है। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा जलज, क्या उदाहरण लिखा? जलज। देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बहुब्री समास का उदाहरण है तो ये योग रूढ़ शब्द है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस देखा बहुब्री समास आ गया, और बहुब्री समास के उदाहरण किसमें आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। अब परिभाषा के आधार पर देखें, मान लीजिए आपको याद नहीं रहा कि बहुब्री समास के उदाहरण किसमें आते हैं, आपके परिभाषा याद रह गई कि जिन शब्दों का निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान होता है और अर्थ रूढ़ शब्दों के समान निकलता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो उस आधार पर देखें, देखो जलज जो शब्द है, इस शब्द के आप टुकड़े करो, जल प्लस जय, टुकड़े किए आपने, क्या टुकड़े हुए? जल प्लस जय। देखो जल का अर्थ जल होता है यानी पानी होता है, और जय का अर्थ क्या होता है? जन्म। बोलो दोनों सार्थक है या नहीं है? बोलो निर्माण इनका यौगिक शब्द के समान हो रहा है या नहीं हो रहा है? जलज शब्द था, टुकड़े किए, दोनों टुकड़े क्या हो गए? सार्थक हो गए। इसका मतलब निर्माण किसके समान? यौगिक के समान। लेकिन अब यहां देखो जलज का जो तीसरा अर्थ लिया जाता है वो कमल लिया जाता है, और जहां तीसरा अर्थ लिया जाएगा वो शब्द किस में रखे जाएंगे? योग रूढ़ के अंतर्गत रखे जाएंगे, चाहे कैसा भी उदाहरण आ जाए। बहुब्री समास के उदाहरण हमेशा किस में आते हैं? योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे मुरारी, अब मुरारी जो शब्द है, ध्यान दे इसमें संधि भी है, मुर प्लस अरी, दीर्घ संधि है ना, तो इसका मतलब यौगिक होना चाहिए। लेकिन मुरारी में बहुब्री समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्री समास। देखो इसके टुकड़े करो, मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी। बोलो शब्द अपने सामने मुरारी था, शब्द क्या था? मुरारी। अब इसके अपन ने टुकड़े किए तो बोलो दोनों क्या हुए? सार्थक हुए, यौगिक के समान हो गया निर्माण। लेकिन अब यहां देखो मुर प्लस अरी, मुर नामक राक्षस अरी था जिसका, यानी शत्रु था जिसका, किसका शत्रु था? भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था। अब तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब ये किस में रखा जाएगा? योग रूढ़ के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर, अब लंबोदर में संधि हो रही है, लेकिन ये बहुब्री समास का उदाहरण है। अब यहां अपन को संधि नहीं देखनी है, अपन को देखना है बहुब्री समास का उदाहरण है। अब लंबा प्लस उदर, क्या हुआ? लंबा प्लस उदर। लंबा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, लंबा है जिसका पेट। गणेश जी तीसरा अर्थ लिया जा रहा है ना, इसका मतलब किस में रखेंगे? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखेंगे। तो इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं ये तीन प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। समस्त संधि के उदाहरण, समस्त समास के उदाहरण, बहुब्री समास को छोड़कर समस्त उपसर्ग के उदाहरण, समस्त प्रत्यय के उदाहरण किस में शामिल होंगे? यौगिक में शामिल होंगे। बहुब्री समास के उदाहरण किस में शामिल होंगे? योग रूढ़ में शामिल होंगे। बाकी जो उदाहरण बच गए, संधि के अलावा बच गए, समास के अलावा बच गए, उपसर्ग के अलावा बच गए, प्रत्यय के अलावा जो बच गए, वो सभी किस में आ जाएंगे? रूढ़ में आ जाएंगे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं
कि रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का अभाव पाया जाता है। रूढ़ शब्दों में न तो संधि होती है, न समास होता है, न कोई उपसर्ग होता है और न ही कोई प्रत्यय होता है। जबकि यौगिक शब्दों में संधि भी पाई जाती है, समास भी पाया जाता है, उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। और योग रूढ़ में बहुब्री समास के उदाहरण शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार के शब्द थे ये हुए पूरे। और शब्द का जो तीसरा प्रकार आता है वो शब्द का तीसरा प्रकार है, देखो, रूप परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर। देखो, रूप परिवर्तन के आधार पर यहां मैंने लिखा रूप परिवर्तन। ध्यान से सुनना मित्रों, रूप परिवर्तन होता क्या है? अरे प्रकारों को विभाजित किया है तो जो विभाजन करने का कारण है उसको समझो कि किस आधार पर विभाजन हो रहा है। विभाजन हो रहा है रूप परिवर्तन, इसका मतलब बदलाव। रूप परिवर्तन का अर्थ क्या हो गया? बदलाव। यानी इन शब्दों में क्या होगा? बदलाव होगा। और वो बदलाव कैसे होगा वो देखते हैं मित्रों। ये ध्यान रखना, रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द है इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जो आता है वो है विकारी शब्द। पहला कौन सा मित्रों? विकारी शब्द। और दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 2 हो गए। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। अब इन दोनों को समझे। यहां देखो, विकारी, एक तो ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है अविकारी। कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। विकारी में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो इसको तो विकारी रख दिया। इसमें अ उपसर्ग है, अ प्लस विकारी रख दिया। यहां देखो, अब इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। पहले तो देखो, जो विकारी होता है इसका अर्थ होता है बदलाव, या ये कहें कि विकार उत्पन्न होना। और विकार उत्पन्न होना का मतलब क्या होता है? यानी बदलाव होना, कोई ना कोई उसमें बदलाव होना। यहां देखो, अ का मतलब होता है नहीं। अ उपसर्ग जहां भी आएगा उसका अर्थ लिया जाएगा नहीं, नकारात्मक अर्थ देता है। और विकारी का अर्थ वही लिया जाएगा, क्या? बदलाव। और एक अर्थ लिया जाएगा विकार उत्पन्न होना। एक अर्थ लिया जाएगा विकार उत्पन्न होना। अब देखो, यहां विकारी में कोई उपसर्ग नहीं है और यहां अविकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब इन शब्दों में बदलाव होता है, विकार उत्पन्न होता है। और यहां बदलाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अ उपसर्ग लग गया, अ उपसर्ग नहीं अर्थ दे रहा है, जबकि विकारी में कोई उपसर्ग नहीं है, अविकारी में अ उपसर्ग लगा हुआ है। विकारी का अर्थ होता है बदलाव। अ लग गया, अ का मतलब नहीं, यानी बदलाव नहीं होगा। और यहां कोई उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब बदलाव होगा, यानी विकार उत्पन्न होगा। अब वो विकार कैसे उत्पन्न होता है उसको देखें मित्रों। मैंने आपके सामने लिखा राम घर जाता है। मैंने आपके सामने लिखा राम घर जाता है। इस वाक्य के स्थान पे मैंने यहां रख दिया सीता घर जाती है। सीता घर जाती है। देखो, बदलाव हो रहा है, यहां विकार उत्पन्न हो रहा है, जबकि अविकारी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। देखो, राम था तो यहां जाता है क्रिया आ रही है। अब राम के स्थान पे अपन ने क्या कर दिया? सीता कर दिया। पहले कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग आ रही थी। अब अपन ने कर्ता स्त्रीलिंग कर दिया तो क्रिया भी किसकी हो गई? स्त्रीलिंग की हो गई। तो अपन ने कर्ता को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया तो क्रिया पुल्लिंग से क्या बन गई? स्त्रीलिंग बन गई। तो बोलो, यहां पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना,
क्रिया जाता है से जाती है बना। बोलो विकार आया या नहीं आया, बदलाव आया या नहीं आया, आया ना। इसका मतलब राम भी विकारी शब्द है, सीता भी विकारी शब्द है, जाना भी विकारी शब्द है और जाती है भी क्या है, विकारी शब्द है। और उदाहरण देखें, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। बोलो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा पुल्लिंग है ना, एक वचन है, और दौड़ता है पुल्लिंग की क्रिया आ रही है, एक वचन की क्रिया आ रही है। अब यहां मैंने इस घोड़ा जो शब्द था इसको मैंने बना दिया घोड़े। क्या बना दिया, घोड़े। अब वाक्य बनाओ, एक वचन से बहुवचन ले लिया, घोड़ा एक वचन था, इसका बहुवचन ले लिया घोड़े, और वाक्य बनाओ, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े तेज दौड़ते हैं। बोलो यहां एक वचन का करता था, उसके स्थान पे बहुवचन रख दिया, तो यहां दौड़ता है से क्या बन गया, दौड़ते हैं बन गया। तो घोड़ा से घोड़े बन गया, दौड़ता है से दौड़ते हैं बन गया। इसका मतलब क्रिया में भी विकार उत्पन्न हो गया, क्रिया में भी बदलाव उत्पन्न हो गया, और जो करता था एक वचन का उसको अपन ने बहुवचन बना दिया। लेकिन साथियों यहां देखो, एक शब्द ऐसा है जो एक वचन के साथ जैसा आ रहा था वैसा का वैसा बहुवचन के साथ में आ रहा है, उसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तेज जो शब्द है उसको देखो, घोड़ा जो था एक वचन था तब भी तेज ही आ रहा है, जब अपन ने बहुवचन बना दिया तब भी ये तेज ही आ रहा है, इसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये तेज का तेज ही रहा है। क्या बहुवचन बनाते घोड़े तेजो दौड़ते हैं बना, क्या नहीं बना, क्योंकि इसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बदलता नहीं है। चाहे वाक्य में एक वचन का करता है, चाहे वाक्य में पुल्लिंग का है, चाहे वाक्य में बहुवचन का है, चाहे स्त्रीलिंग का है, किसी भी प्रकार का है, लेकिन इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव उत्पन्न नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ये शब्द ही क्या कहलाते हैं, अविकारी। और जिन शब्दों में बदलाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और उदाहरणों के द्वारा समझिए इनको। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिया, राम, उदाहरण है राम मधुर गाता है। उदाहरण लिख दिया मैंने, राम मधुर गाता है। अब देखो राम मधुर गाता है, राम के स्थान पे मैंने सीता कर दिया और मधुर गाती है। अब यहां देखो राम पुल्लिंग था, पुल्लिंग के स्थान पे स्त्रीलिंग हो गया, गाता है पुल्लिंग था लेकिन गाती है स्त्रीलिंग बन गया। लेकिन ये जो मधुर शब्द है इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, मधुर शब्द जैसा पुल्लिंग के साथ में प्रयुक्त हो रहा था वैसा ही स्त्रीलिंग के साथ में प्रयुक्त हो रहा है, इसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो, जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी। और जिनमें बदलाव उत्पन्न हो, जिनमें विकार उत्पन्न हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। इसका मतलब राम एक कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, गाता है कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, सीता शब्द कैसा है, विकारी है, क्योंकि राम से क्या बन गया, सीता, पुल्लिंग से क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, गाता है से क्या बन गया, गाती है बन गया, रूप में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसका मतलब ये भी विकारी, ये भी विकारी, गाता भी विकारी और गाती भी विकारी, लेकिन मधुर शब्द में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा पुल्लिंग के साथ में अपन मधुर शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जैसा राम शब्द के साथ में अपन मधुर शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वैसा ही इसका प्रयोग सीता के साथ में मधुर ही हो रहा है, इसके रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना मित्रों, किसी भी शब्द में जो विकार है या जो बदलाव है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है।
किसी भी शब्द में यदि कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई बदलाव उत्पन्न होता है तो वह कितने प्रकार से होता है? वो 4 प्रकार से होता है। एक तो उसमें आता है, देखो, लिंग के आधार पर, एक वचन के आधार पर, एक काल के आधार पर और एक कारक के आधार पर। कोई भी शब्द है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो 4 प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। एक तो लिंग के आधार पर विकार उत्पन्न होता है, जैसे पुल्लिंग का कर्ता था, स्त्रीलिंग का कर्ता रख दिया तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया तो उसकी क्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्रिया भी पुल्लिंग से क्या बन जाएगी? स्त्रीलिंग बन जाएगी। बोलो, लिंग के आधार पर बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा? उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा? उदाहरण अपन ने देखे हैं। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर भी विकार उत्पन्न होता है। अभी अपन ने उदाहरण लिया था, घोड़ा तेज दौड़ता है, और फिर घोड़ा जो था उसका अपन ने बहुवचन बनाया, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो घोड़ा से घोड़े बन गया, एक वचन से बहुवचन बन गया, दौड़ता है से दौड़ते हैं बन गया। लेकिन तेज शब्द जैसा घोड़ा के साथ में प्रयुक्त हो रहा था वैसा ही घोड़े के साथ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसा एक वचन के साथ में आ रहा था वैसा ही बहुवचन के साथ में आ रहा है। उसके रूप के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या था? अविकारी। इसका मतलब किसी भी शब्द में वचन के आधार पर भी परिवर्तन होता है। किसके आधार पर भी परिवर्तन होता है? वचन के आधार पर भी परिवर्तन होता है। और किसी भी शब्द में काल के आधार पर भी परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बना दिया राम पुस्तक पढ़ता है और फिर बना दिया राम पुस्तक पढ़ेगा। राम पुस्तक पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ेगा, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात हो रही है, विकार उत्पन्न हो गया। कारक, कारक से भी विकार उत्पन्न होता है। एक राम, जैसे अपन ने लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा। अब इसी को मैंने ऐसे बना दिया, श्याम ने राम को पत्र लिखा। पहले राम क्या था? देखो उदाहरण को समझो। मैंने लिखा राम ने श्याम को पत्र लिखा, पत्र लिखा, ये था उदाहरण। और अपन क्या देख रहे हैं? कारक के आधार पर विकार कैसे उत्पन्न होता है। देखो, राम ने करता है और श्याम को कर्म है, और इसको यदि अपन ने ऐसे बना दिया, श्याम ने राम को पत्र लिखा, तो पहले देखो जो राम था वो करता था और दूसरे वाक्य में वो क्या बन गया? कर्म बन गया। तो इस आधार पे, कारक के आधार पर भी शब्दों में क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो शब्दों में विकार है वो 4 प्रकार से उत्पन्न होता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर। तो अपन पढ़ रहे हैं मित्रों, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार। रूप परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव, यानी शब्द में कोई ना कोई बदलाव होगा, शब्द में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। और कितने भागों में बांटा अपन ने? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक को तो क्या नाम दिया? विकारी, और एक को क्या नाम दिया? अविकारी। दूसरे को नाम दिया अविकारी। यहां देखो कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ये तो केवल विकारी है। और ये क्या है? ए प्लस विकारी। और विकारी का अर्थ मैंने क्या बताया? बदलाव या विकार उत्पन्न होना, या क्या उत्पन्न होना? विकार उत्पन्न होना। परिभाषा को रटना मत, परिभाषा आपके सामने निकल कर आएगी। यहां देखो विकारी में कोई उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब विकारी का अर्थ यहां क्या लिया है? विकारी का अर्थ बदलाव। तो यहां भी क्या अर्थ लिया जाएगा? बदलाव। यहां देखो दूसरा अर्थ क्या लिया? विकार उत्पन्न होना। तो दूसरा अर्थ यहां भी क्या लेंगे? विकार उत्पन्न होना, विकार उत्पन्न होना। अब यहां देखो ए है, ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। और अब ये ध्यान रखना कि जो बदलाव है या जो विकार उत्पन्न होता है ये कितनी प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। किसी भी शब्द में जो बदलाव है वो लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, काल के आधार पर होता है और कारक के आधार पर होता है।
किसी भी शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है वो भी लिंग के आधार पर होता है, वचन के आधार पर होता है, काल के आधार पर होता है और कारक के आधार पर होता है। वही स्थिति यहां होगी। बदलाव कितनी प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से 4 प्रकार से होता है? लिंग के आधार पर बदलाव, वचन के आधार पर बदलाव और काल के आधार पर बदलाव और कारक के आधार पर बदलाव। विकार कितनी प्रकार से उत्पन्न होता है? यह भी 4 प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन कौन सा? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर। अब परिभाषा आपके सामने है। वे शब्द जिनमें बदलाव होता है, कोई उपसर्ग नहीं है ना, वे शब्द जिनमें बदलाव होता है, वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है। किसके आधार पर? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदलाव होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। इधर चले। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अ उपसर्ग लग गया, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदलाव नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? अविकारी कहलाएंगे। ये परिभाषा दोनों की आपके सामने निकलकर बाहर आ गई। विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई विकार उत्पन्न होता है या बदलाव उत्पन्न होता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है या किसी प्रकार का कोई बदलाव उत्पन्न नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? अविकारी। क्योंकि इसमें क्या नाम लगा, क्या उपसर्ग लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ उपसर्ग किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। मित्रों यहां यह भी ध्यान रखना, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। इसको भी समझ लो। अव्यय में अ प्लस व्यय है। क्या है? अ प्लस व्यय। देखो अ का अर्थ हमेशा ध्यान रखना, हिंदी भाषा में अ उपसर्ग जहां भी लग जाएगा उसका अर्थ नहीं होगा, नकारात्मक होगा। और व्यय का अर्थ होता है खर्च। जिन शब्दों को खर्च नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता? खर्च नहीं किया जा सकता, वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। खर्च कैसे नहीं किए जा सकते? यानी कहने का मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। खर्च नहीं किए जाएंगे। जैसा आप पुल्लिंग के साथ में प्रयोग करेंगे वैसा ही स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग होगा। जैसा एक वचन के साथ में प्रयोग करेंगे वैसा ही बहुवचन के साथ में प्रयोग होगा। इनमें किसी प्रकार का कोई व्यय या खर्च नहीं होता है तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसके आगे देखो मित्रों, विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं और अविकारी के भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। विकारी में देखो 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी दोनों के क्या हैं? 4 प्रकार हैं। विकारी के भी 4 प्रकार हैं, अविकारी के भी 4 प्रकार हैं। और ये पूरा का पूरा अपने रीट का जो सिलेबस है उस रीट के सिलेबस में है। संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया विशेषण भी है, संबंध बोधक अव्यय भी है, समुच्चय बोधक अव्यय भी है, विस्मयादि बोधक अव्यय भी है और एक इसका अविकारी शब्द का जो उपभेद होता है निपात वो भी है। तो अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें अपन विकारी शब्द का जो पहला प्रकार आता है संज्ञा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। और यदि इससे संबंधित आपके यदि कोई कठिनाई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।